अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान अमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की तारीखी बेकदरी देखी गई। डॉलर की कदर में गुज़श्ता रोज़ 4 रुपये 61 पैसे का इजाफा हुआ और आज ये 18 रुपये 98 पैसे के इजाफे से 285 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपये पर ट्रेड होता रहा और अगर गुज़श्ता 2 रोज़ की हम बात करें तो डॉलर की कीमत में 23 रुपये 59 पैसे का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में अब तक पाकिस्तानी रुपए के कदर में 36% की कमी हुई है और डॉलर की कीमत में 102 रुपये 5 पैसे का इजाफा हुआ है। इमरान खान ने रुपए की बेकदरी का अपनी हुकूमत से मवाजना करते हुए आज एक ट्वीट भी की और लिखा कि अवाम हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तानी करेंसी की इस बेकदरी की वजह IMF के साथ मुआहदे का ना होना भी बताया जाता है, जिसकी वजह से मकामी मार्केट में डॉलर का इनफ्लो ना होने के बराबर जबकि आउटफ्लो तवक्को से ज्यादा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में सिर्फ 3.25 अरब डॉलर हैं। IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात 31 जनवरी से 9 फरवरी तक 10 रोज तक हुए। ये मुज़ाकरात तकनीकी और पॉलिसी सतह के थे। इसके बाद स्टाफ लेवल मुआहदे की तवक्को थी, लेकिन ये मुआहदा आज तक न हो सका और न ही IMF बोर्ड से मंजूरी का कोई मरहला आया। इस दौरान वफाकी हुकूमत IMF से वर्चुअल मीटिंग भी करती रही। मुआविन खुसूसी तारिक बाजवा के मुताबिक आज और कल भी मीटिंग शेड्यूल है, जबकि वज़ीर ख़जाना इस्हाक डार साहब ये नवीद सुना रहे हैं कि मामलात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत मान ली हैं, लेकिन IMF फिर भी नहीं मान रहा। इसकी वजह क्या PDM की हुकूमत है? डील आखिर किस बुनियाद पर रुकी हुई है और आखिर क्या वजह है कि IMF के बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में पाकिस्तान को नहीं रखा गया? इस बारे में भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद IMF की डील खटाई में पड़ सकती है और हुकूमत इससे बाहर भी निकल सकती है। IMF मुआहदे की गैर यकीनी सूरत हाल के हवाले से आज हम्माद अजहर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि शुमार दिवालिया होने से भी आगे का बता रहे हैं। इंटरबैंक मार्केट के अंदर कोई पता नहीं लगता, 10-10 रुपए की वेरिएशन आ रही है एक मिनट के बाद। IMF प्रोग्राम कहाँ खड़ा है किसी को कोई पता नहीं। जिस तरह इसहाक डार साहब मईशत चलाते हैं उस तरह मार्केट में डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं। 4 महीने आंखें दिखाते रहे IMF को, अपना ही प्रोग्राम जो मिफ्ता साहब तय करके गए थे IMF के प्रोग्राम का एक्सटेंशन, उसको वायलेट कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट को ये शायद कहा जा रहा है अगर इलेक्शन होए तो फिर ये IMF का मुआहदा नहीं करेंगे। उस छोटी सी कुर्सी के ऊपर आप जो है जिस पे ना आपको कोई मानता है, 0% आपकी अप्रूवल रेटिंग है, उसके लिए आप पूरे मुल्क की मईशत को खतरे में डाल रहे हैं। शरह सूद भी आज रिकॉर्ड 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 17 से 20% कर दी गई है। पाकिस्तानियों को रिकॉर्ड 31.5% महंगाई का सामना है। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों का हाल भी कौम के सामने है और रमजान की भी आमद है। सवाल यह है कि क्या मुल्क दिवालिया होगा और क्या मुआशी इमरजेंसी की भी कोई सूरत नजर आ रही है? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुआशी माहिर मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, शरह सूद बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, शरह सूद बढ़ने के इम्कानात तो बिल्कुल थे, 2 से 3%, तो मुझे ताजुब तो नहीं हुआ है। इसका जो शॉर्ट टर्म नुकसानात ये होंगे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, इंडस्ट्रीज पे फ़र्क पड़ेगा, जिन्होंने बोरिंग की है उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी। मगर जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसके मुताबिक ये शॉर्ट टर्म पेन इसलिए लेना पड़ता है ताकि स्लो डाउन किया जाए, डिमांड को कर्टेल किया जाए, इंपोर्ट को गिराया जाए, ताकि जो महंगाई है उसको कम किया जाए। तो आई थिंक जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसी के हिसाब से सेंट्रल बैंक ने आज इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, ये कहते हुए कि उनको लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा रहेगी आगे वाले महीनों में। अच्छा सुहेल, ये बताइएगा कि अब इसके नतीजे में तो बेरोज़गारी के इम्कानात भी पैदा हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि ये तो एक टेक्स्ट बुक मामला है कि बहुत सारी कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर जाएंगी अगर जहाँ पे चली गई हैं, और इसी तरह हमारी डिमांड जब कम होगी तो ऑब्वियसली हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी नीचे आ जाएगी। तो उसका हल तो कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब आप देख रहे हैं आगे चल के कि न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ कम क्या होगी, वो तो कोशिश ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंटरेस्ट रेट इसीलिए बढ़ाया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कम किया जाए। और अमेरिका में भी पिछले कोई 1-1.5 साल से इंटरेस्ट रेट 0% से 5% हो गया। वो भी यही चाह रहे हैं कि इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो। हाँ, उसका नतीजा ये होता है, जिस तरह मैंने कहा, शॉर्ट टर्म पेनफुल स्टेप होता है
और वो इसमें उसका रिपरकशन ये होता है कि इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होता है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी भी होती है। तो आपका कहना बिल्कुल वजह है। मगर देखें, चूँकि ये हुकूमत का टारगेट, ये अगर सारी हुकूमत का टारगेट यही हो कि हमें ग्रोथ ही दिखानी है, तो फिर उसके लिए वसाइल होने चाहिए, उसके लिए रिज़र्व होने चाहिए। तो चूँकि आपके पास वसाइल नहीं है, रिज़र्व नहीं है, पिछले 4-5 साल से हमने 8% का फिस्कल डेफिसिट किया है। पिछले 8 साल में हमने अपने डेट को 65 बिलियन से 130 बिलियन किया है। तो वसाइल ना हो तो मेरे ख़्याल में इकोनॉमी को स्लो करना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत की IMF की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक से स्ट्रैटेजी ये है कि इकोनॉमी को बहुत स्लो कर दिया जाए। तो सुहेल, IMF को क्या हमने राजी कर लिया इसके बाद? मुझे लगता है कि IMF की जो पाकिस्तान से रिलेटेड कंडीशंस थी, वो तो या तो सारी मीट हो गई है या काफ़ी हद तक हो गई है। मगर एक ऐसी कंडीशन है जिसका ताल्लुक शायद पाकिस्तान से नहीं है, और उसका ताल्लुक है जो अंडरटेकिंग आनी है चाइना से और सऊदी अरेबिया से कि वो पाकिस्तान को रोल ओवर कर देंगे। वो जो अंडरटेकिंग है, शायद मेरे ख्याल में वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी IMF से इमदाद मिलने में। तो उस अंडरटेकिंग की आपको क्या लगता है कि वो IMF के साथ मशरूत है, या पहले अंडरटेकिंग आएगी तो फिर IMF हमारे साथ चलेगा? नहीं, ये पहले अंडरटेकिंग आएगी तो फिर IMF चलेगा। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए है कि दुनिया भर में जो हालात हैं उसमें सारे जो लेंडर्स हैं वो बहुत ही केयरफुल हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक चाइना और सऊदी अरेबिया से ये राइटिंग में ना आ जाए कि वो पैसा देंगे या पैसा रोल ओवर करेंगे, IMF शायद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब तक ना करे। अच्छा, इसहाक डार साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है अगले हफ्ते तक IMF से मुआहदा हो जाएगा। आपको लग रहा है कि हो सकेगा जो इस वक्त हालात हैं? अब देखें, ये तो 9 फरवरी को जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने वाला था, जब से कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। मेरा पर्सनल ख्याल है कि जिस दिन भी चाइना और सऊदी अरेबिया और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ जिससे इनफ्लो आने हैं या जिससे मिनिस्ट्री ने वादा किया है कि आने हैं, जब तक उनकी राइटिंग में कोई अंडरटेकिंग या कोई एश्योरेंस या गारंटी नहीं आती, जब तक नहीं होगा। अगर वो आ जाती है 2-4 दिन में तो 2-4 दिन में हो जाएगा, और अगर वो 2-3 हफ्ते में नहीं आती तो फिर 2-3 हफ्ते में नहीं होगा। अच्छा सुहेल, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले सेक्टर्स कौन से होंगे, और सबसे ज़्यादा इजाफा किन चीज़ों की कीमतों में आप देख रहे हैं? देखिए, चीज़ों में इजाफा तो नहीं होगा, क्योंकि महंगाई तो टैक्स बढ़ने से होती है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से तो महंगाई नहीं होती, बल्कि वो उसको तो ऑब्जेक्टिव होता है कम हो। अलबत्ता हाँ, कुछ कंपनीज हैं या कुछ सेक्टर्स हैं, बहुत सारे जैसे गाड़ियों के सेक्टर होते हैं, उनको डबल लगती है, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो जाती है, वो उनकी सेल कम हो जाती है। दूसरा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लीज पे जो गाड़ियाँ ली जाती हैं वो भी कम हो जाती हैं। दूसरी जानिब बहुत सारी कंपनीज हैं स्टील सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, जो बैंकों से कर्जे लेकर अपने बिजनेस को चलाते हैं, और उसमें मीडियम साइज कंपनीज हैं, वो बहुत मुतासिर होंगी, क्योंकि उनके कर्जे की कॉस्ट जो है 22-23% हो जाएगी। तो आई थिंक वो कंपनी सारी जो स्टील इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, जिन्होंने बोरोइंग की हुई है, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगी। और चूंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो लग्जरीज आइटम ज़्यादा मुतासिर होंगी। जो ज़रूरतें नेसेसिटीज़ हैं उनकी डिमांड भी कम होती है, बट वो इतनी कम नहीं होती जितनी लग्जरी आइटम की डिमांड कम होती है। अच्छा सुहेल साहब, आपको क्या लगता है डॉलर को क्या हुआ? पहले रुका हुआ क्यों था, और अब अचानक एकदम से कीमत इतनी क्यों बढ़ गई? देखें, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि डार साहब आए तो एक पैग लगा दिया गया कि डॉलर को बिल्कुल रोक दिया गया, फिर प्रेशर आया तो उन्होंने उस पैग को हटाया, जो बज़ाहिर लग रहा था कि हट गया है, मगर वो पार्शली पैग था, क्योंकि बैंकर्स वगैरह ये इशारा दे रहे थे कि कहीं कहीं इंटरवेंशन है। तो मेरे ख्याल में IMF की तरफ से ये पैगाम पहुंचा होगा कि कुछ इंटरवेंशन अभी भी है। तो आज मेरे ख्याल में वो जो छोटी सी इंटरवेंशन थी, जिसको मैं कहता हूं कि पहले हम मार्केट फोर्सेस पर थे जनवरी में, और मार्च में हम रियल मार्केट फोर्सेस पे आ गए, तो वो रियल मार्केट फोर्सेस आज से आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज जो है, जो कर्व का रेट है एक्सचेंज कंपनी का और जो इंटर बैंक का रेट है, वो काफ़ी करीब आ गया। और IMF भी यही चाहता है कि एक्चुअल रियलिस्टिक रेट हो, और किसी को
आर्बिट्राज का मौका ना मिले और जो ओपन मार्केट का रेट है वो इंटर मार्केट से करीब हो। तो मुझे लगता है ये भी शायद इंस्ट्रक्शन आईएमएफ की होगी, जिसकी वजह से आज जो थोड़ी बहुत इंटरवेंशन थी स्टेट बैंक ने वो नहीं की और करेंसी कोई 7% गिर गई। तो सुहेल, इसका मतलब ये है कि एक ये अगर डेलिब्रेट मेजर है तो फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा भी तो बनाया हुआ होगा, क्योंकि हम चंद दिन पहले से ही एक्सपेक्टेशन थी कि जब कर्व का और इंटरबैंक का रेट बढ़ना शुरू हो गया, आपस में फ़र्क बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कहीं किसी को कुछ तो पता होगा, किसी ने बहुत सारा पैसा बना लिया होगा। अब ये कहना मुश्किल है, ये मार्केट्स तो बड़ी वॉलेटाइल होती हैं, स्टॉक मार्केट में भी ये होता है। अब ये कहना मुश्किल है, हो सकता है किसी को पता हो सकता है किसी को ना पता हो, मगर इंटरबैंक में तो आप बाय सेल नहीं कर सकता एक आम आदमी, मगर ये कर्व मार्केट में ये ज़रूर होता है। बट फिर भी ये जो कर्व मार्केट है जिसको हम एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट कहते हैं, वो भी बहुत श्रिंक हो गई है, उसमें भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है। आप $500 $1000 लेने जाएं तो बहुत ही उसमें वो है। तो आई थिंक कोई बड़े पैमाने पे मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की चीज़ हुई होगी, अगर किसी को पता भी होगा तो। यानी स्पेकुलेशन नहीं है आपके ख्याल में मार्केट में? नहीं, स्पेकुलेशन तो होती है, मगर आप कह रहे थे कि लोगों को पहले से पता होगा, तो मेरा ये कहने का मकसद है अगर पता किसी को होगा भी तो उसमें भी उसको अगली जामा पहनाने में या उसको करने में दुश्वारियां बहुत हैं, क्योंकि अब रेगुलेटरी रिजीम बड़ा टाइट हो गया है बैंक के लेवल पे भी और एक्सचेंज कंपनीज के लेवल पे। तो स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं? स्टॉक मार्केट पे क्या असर आएगा इसका? स्टॉक मार्केट के लिए तो ये बुरी खबर है, और ये मुझे लगता है कि जो पूरा अगला 6 महीने 8 महीने इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे, जिस तरह स्टेट बैंक ने भी कहा है कि कुछ और माह इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा, तो स्टॉक मार्केट तो जो एक लेवल में फंसी हुई है पिछले कई सालों से, कोई 38,000 से 44,000 उन्हीं के लेवल में ही करती रहेगी। तो जब तक इंटरेस्ट रेट हाई हैं, जब तक पाकिस्तान की करेंसी पे प्रेशर है, जब तक IMF के मसले मसाइल हल नहीं होते, तो मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी। अच्छा सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं, महंगाई कम करने के लिए वाहिद ऑप्शन क्या शरह सूद बढ़ाना ही है? कोई और भी मेजर्स लिए जा सकते थे इस हवाले से? देखिए, स्टेट बैंक के पास तो 3-4 ही मेजर्स होते हैं, जिसमें से सबसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है, फिर लिक्विडिटी रेशोज होते हैं और इस तरह की चीज़ें होते हैं। हाँ, अलबत्ता हुकूमत के पास भी कुछ होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, सप्लाई चेन के इश्यूज होते हैं, बट मेरे ख्याल में वो कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। दूसरा, हुकूमत के पास ये होता है कि आप अपने फॉरेन रिलेशनशिप को बढ़ाएं, आप जो फ्रेंडली कंट्रीज से इन्फ्लो लेकर आएँ, IMF के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें। तो अगर डॉलर आपके पास आ जाएंगे तो करेंसी आपकी मजबूत होगी, जब करेंसी मजबूत होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये इस तरह के मेजर होते हैं, मगर स्टेट बैंक के पास बड़े लिमिटेड इख्तियार होता है और उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना एक इफेक्टिव टूल जरूर है। तो आपको एंड ऑफ द टनल रोशनी नजर आ रही है? यानी अगर आज से 1 साल बाद हम बात कर रहे होंगे तो क्या सिचुएशन होगी? देखें हबीब भाई, ये मैं पिछले कुछ 6 महीने से कह रहा हूँ और 2 हमने इस पे रिपोर्ट भी कर दी है डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे। पहले लोगों को शायद इतनी नॉलेज नहीं थी, अब तो सारे एक्सपर्ट्स ने भी कहना शुरू कर दिया है और बड़ी कॉमन हो गई है कि ये IMF से पाकिस्तान का मसला टेम्पररी हल होगा। जून में IMF ख़त्म हो रहा है, फिर नई हुकूमत आती है अगर अक्टूबर में, तो जून से लेके अक्टूबर तक जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसको एक क्राइसिस की सिचुएशन होगी। फिर जब नई हुकूमत आएगी तो उसको फिर एक क्राइसिस की सिचुएशन होगी। तो नई हुकूमत जितना जल्दी 2 काम करे तो उम्मीद शायद पैदा हो कि हालात कुछ बेहतर हों 1 साल के बाद, जो सन 2024 में नई हुकूमत फ़ौरन IMF के साथ एक बड़ा पैकेज अनाउंस करे और नई हुकूमत फ़ौरन IMF के साथ मिल के जो एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करके डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाए, जिसका मतलब है कि हम दुनिया को बता दें कि हमारा जो डेट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आएँ हम आपके साथ मिल के इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो जब वो सिलसिला शुरू होगा और वो कामयाब होगा, उसके बाद जाके हमें कुछ इकोनॉमी में बेहतरी नज़र आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और अब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब ने। बोस्तान साहब, आपको क्या लगता है डॉलर को क्या हुआ, अचानक कीमत क्यों बढ़ गई? क्या हुकूमत ने फिर से कंट्रोल करने की कोशिश की थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज जो मीडिया पे टीकर ये कह रहे थे कि IMF ने हुकूमत को ये मुतालबा पेश करके आप डॉलर का रेट अफगान ट्रेड के मुताबिक रखें, जो कि मैं समझता हूँ ये नाजायज़ मुतालबा है और हुकूमत को इस पर कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ में हुकूमत को 28 फरवरी की जो डेडलाइन थी, आपने देखना पिछले 1 महीने में पाकिस्तान के रिजर्व $1 अरब बढ़े हैं।
और उसमें हुकूमत ने एक्सपोर्टरों को वार्न किया हुआ था 28 फरवरी तक जो भी उनकी प्रोसीड बाहर पड़ी हैं जो ड्यू हैं अगर वो नहीं लाएंगे तो जिस दिन की एक्सपोर्ट प्रोसीड फाइल हुई है वो रेट लगाएंगे। वो 200 से भी कम था। तो बड़े पैमाने में एक्सपोर्टर ने अपने डॉलर लेके आए हैं जिसकी वजह से रिजर्व भी बढ़े हैं और रुपये भी 285 से कम होकर 260 पे चला गया। लेकिन कल वो डेडलाइन जो ही ख़त्म हुई और 1 मार्च के बाद देखो तो डॉलर की डिमांड में दोबारा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और बड़ी डिमांड की वजह जो थी वो हज की वजह से, जो आज हुकूमत ने ऐलान किया 2 अरब डॉलर हम देने के काबिल नहीं है और हम हाजियों को जो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने डॉलर जो है या तो स्पॉन्सर कराएं या फिर अपने डॉलर का खुद सेल्फ अरेंजमेंट करें या फिर हम ये जो है कोयटा जो है इनको दे देंगे प्राइवेट टूर ऑपरेटर को। तो वो बड़े पैमाने में उनकी खरीदारी शुरू हो गई है। और तीसरा ये हुआ कि कंटेनर जो खड़े थे सी पोर्ट पे हुकूमत ने उनको भी अलाउ कर दिया क्योंकि $100 पर कंटेनर चार्जिंग देनी पड़ रही थी। तो वो उनको भी कहा गया कि या तो वो बाहर से अपना अरेंजमेंट करें या फिर अपना जो है डेफर पेमेंट करा लें। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीद रहे हैं। तो ये डिमांड है, वक्ती तौर पे डॉलर की डिमांड जो ही ख़त्म होगी डॉलर का रेट दोबारा गिर जाएगा। वक्त ये होता रहता है। तो कहाँ तक देख रहे हैं आप इसको, अपवर्ड कहाँ तक देख रहे हैं और डाउनवर्ड कहाँ पे देख रहे हैं? देखो ये तो अब हुकूमत का तो अपने हाथ पाँव मार रही है और IMF से हर हालत में ये प्रोग्राम कामयाब करना चाहती है ताकि दोस्त ममालिक से 20 अरब डॉलर मिल सकें। लेकिन आवाम का भी फ़र्ज बनता है और ख़ास तौर पर उन लोगों का फ़र्ज बनता है जिनको अल्लाह ने इस मुल्क की वजह से दौलत से नवाजा है और वो अपने तमाम सरमाया डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले गए हैं। और ख़ास तौर पर उन लोगों का जो कि बड़े बड़े नाम है, सिराज अल हक साहब ने जमात इस्लामी के, उन्होंने मीडिया पे बाकायदा उसकी वीडियो भी शेयर की है, तो आपने देखी होगी। 18 वो नाम है जो कि पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं, मौजूदा हुक्मरानों के नाम भी शामिल हैं, सियासतदानों के नाम हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके जो अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं वो पाकिस्तान ले आएँ। और मैं बताता चलूँ कौम को, पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर बैंकिंग चैनल से बैरूनी मुल्कों में गया है। वो अगर 10% भी ले आए तो 18 अरब डॉलर बनते हैं। और आवाम से मेरी दरख्वास्त है, इतना इंटरेस्ट हाई रेट गवर्नमेंट ने मजबूर होकर किया है ताकि लोग रुपये में इन्वेस्टमेंट करें। और इस इतना हाई रेट होने के बावजूद अगर लोग डॉलर खरीद रहे हैं तो अब हमारे अकल पे मातम ही किया जा सकता है। लेकिन मलिक साहब आप देखें ना, एक तरफ गवर्नमेंट ने तो 20% किया है अब इस वक्त इंटरेस्ट रेट, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, अगर पिछले 1 साल में देखूं मैं, जिसने 178 रुपए पे डॉलर खरीदा था आज 278 रुपए पे वो बेचेगा तो उसको तो 30% प्रॉफिट मिल गया ना, 40%। और अगर 1-2 दफा उसने ऊपर नीचे किया होगा तो शायद 200% वो मुनाफा कमा गया हो। लेकिन ये भी आप देखें ना, अगर एक आदमी $100 300 का फर्ज खरीदता भी है और 300 में उसको जो है 30-40 रुपये अगर मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर वो बैंक में रखते हैं तो उसको 60 रुपया मिलता है। तो ये भी हमें अब तो मुल्क को बचाना है। आप ज़हर अपने इस चीज़ को भी देखें ना, कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं मुल्क की खातर। ये मुल्क होगा तो हम लोग यहाँ रहेंगे और ये मैशत को बचाना जरूरी है। मलिक साहब ये बताइएगा कि अफगानिस्तान फैक्टर कितना बड़ा किरदार अदा कर रहा है डॉलर की ऊंच नीच में, इसकी कदर के इजाफे और कमी में? अफगानिस्तान की 4 करोड़ की आबादी है, उनका 1 अरब डॉलर की डिमांड है, इससे ज़्यादा उनकी डिमांड नहीं। बाकी तो हमारे लोग जो है इम्पोर्टर जो है वो अफगानिस्तान का कंधा इस्तेमाल करें। अफगान ट्रेड जो है 2 अरब डॉलर हमारा हर महीने अफगानी पाकिस्तानी इम्पोर्टर वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान बेचते हैं, ड्यूटी फ्री है क्योंकि वहाँ पे, और वो जो है वहाँ से जो है फिर पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नासूर है। मैंने ये साग डार साहब से मीटिंग में भी बताया था, लेटर भी उन्हें लिखा है। अब भी मेरा यही एडवाइस है कि आप अफगान ट्रेड पर रिव्यू करें, अफगान तालिबान को कहें कि आपकी जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी हमें बताएं वो हम तो अलाउ करेंगे, बाकी को बैन करें। अच्छा, हमारा इम्पोर्टर क्या करे, ज़रा दोबारा बताइएगा कि हमारा इम्पोर्टर अफगानिस्तान जाता है, वहाँ पे ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करता है और फिर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर देता है, ये चक्कर चल रहा है? जी, इम्पोर्ट खुद इम्पोर्टर नहीं जाता, वो अफगानिस्तान के नाम पे इम्पोर्ट करता है कि ये मैं कंसाइनमेंट अफगानिस्तान भेज रहा हूँ। वहाँ का जो इम्पोर्टर है ये दोनों आपस में मिली भगत की हो जाती है। उसके नाम पे वो दुबई से हवाला मार्केट से डॉलर खरीदते हैं और वहाँ से वो कंटेनर बुक होता है, पाकिस्तान के सी पोर्ट से सीधा चला जाता है अफगानिस्तान, फिर स्मगलिंग होकर वापस आ जाता है क्योंकि वो ड्यूटी फ्री है। हुकूमत ने 2010 से जो मायदा किया होगा अफगान गवर्नमेंट से, वहाँ का जो भी उनका कंसाइनमेंट आएगी वो हम जो है उसको जो है ड्यूटी फ्री रखेंगे। वो उससे ने ड्यूटियां लगा दी हैं मेड इन पाकिस्तान चीज़ों पे और लग्जरी आइटम पे, लेकिन आप किसी भी स्टोर में जाए हर चीज़ आपको इसी तरह मिल रही है। कोई उस पर नज़र नहीं आ रहा कि इस पे जो है बैन है या इन पे ड्यूटियां बढ़ी हैं तो लोगों ने खरीदना छोड़ दी हैं। लोग इसी तरह खरीद रहे हैं और हमारी आवाम को भी तो चाहिए वो चीज़ें खरीदे जो मुल्क में बढ़ रही हैं। कुछ हम भी तो कुर्बानी देना। तो इसमें हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बहुत से स्टेप हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा स्टेप तो हुकूमत के साथ जो है हमारी ज़राअत जो है बहुत बड़ा, पाकिस्तान की
GDP का हिस्सा है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। 12 अरब डॉलर के दाम दालें, घी और ये चीज़ें इंपोर्ट करें, गंदम इंपोर्ट करें। हमने तो किसानों के लिए बिजली भी महंगी कर दी, सब्सिडीज खत्म कर दी, तो ज़राअत का बनेगा क्या? देखो, हमें अपने एक्सपोर्ट को, वैल्यू एडेड को और IT को प्रमोट करना है। हमारे 40 लाख नौजवान है। इंडिया जो है इन्हीं अपने IT के जरिए 180 अरब डॉलर कमा रहा है, और हम अपने लोगों को अगर ट्रेंड कर दें और वो दूसरे दिन ही इनको फ्रीलांसर और IT के जरिए, आपको पता है, दूसरे दिन पेमेंट आ जाती है। तो हमें इसको फोकस करना है। IT और डिजिटल दौर है, हमें मैनुअल से निकलना होगा और रवायती एक्सपोर्ट से भी निकलना होगा। हमें नई जदीद टेक्नोलॉजी पे ये हज उम्रे पे हमारा कितना खर्चा आ जाता है? ये हज उम्रे पे डॉलर कितना चाहिए? अब जैसे रमजान है और फिर हज है, कितने डॉलर हम तकरीबन खर्च करेंगे? देखो जी, जो गवर्नमेंट का भी एस्टिमेट था 2 अरब डॉलर था, सिर्फ जो गवर्नमेंट कोटे पे लोगों ने जाना था। जो प्राइवेट था वो अलग है। इस तरह उम्रे का भी 1 अरब डॉलर हमारा चला जाता है, तो 3 से 4 अरब डॉलर हमारे चले जाते हैं। लेकिन पहले पाकिस्तान में, क्योंकि अभी हुकूमत को इस पर भी मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा, हुकूमत से भी, जो लोग 3 साल से पहले किसी को इजाज़त न दे, ताकि बार बार उन लोगों को मौका मिले जो लोग इस काबिल नहीं है, ताकि बोझ पाकिस्तान पे भी कम हो। और यूरोप पे और बाकी तो टोटल हुकूमत को जो पाबंदी लगा देनी चाहिए, उस पर तो बिल्कुल ट्रैवलिंग पे जाने नहीं चाहिए टूरिज्म के लिए, सिर्फ बिजनेस टूर अलाउ करें। तो उससे भी हमारी 88 फ्लाइटें डेली में आपको बताऊँ पाकिस्तान से जाती हैं बैरूनी मुल्क। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। हबीब साहब, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्यों डॉलर की कदर बढ़ रही है? देखिए, सबको समझ आ रही है क्या हो रहा है, सिर्फ चंद लोगों को समझ नहीं आ रही जो इस वक्त हुकूमत में है। अच्छा। और ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ना उनकी सलाहियत है, ना उनकी काबिलियत है, ना उनकी बात पे कोई, उनकी बात का कोई भरोसा बाकी रह गया है पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर। इस वजह से पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर बेयकीनी फैली है, और उस बेयकीनी के असरात जो हैं वो आप देख रहे हैं। कभी वो बताते हैं कि जनाब कभी वो कहते थे कि डॉलर 200 से ऊपर तो हो नहीं सकता, 190-95 इसकी रियल वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद कभी वो कहते थे कि मैं IMF से डील कर लूंगा, मैं देखता हूं उनसे कैसे वो क्या करते हैं, और उसके बाद आई डोंट केयर, और उसके बाद कहते थे आई डोंट केयर। और आज सूरत हाल ये है कि उधर से फिर कभी इन्हें शिकवा होता है कि रोजाना की बुनियाद पे IMF गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, तो लिहाजा हमसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहे। देखिए, बात यह है कि ये सारे इक़दामात सिर्फ आज ज़रूरी नहीं थे। असल प्रॉब्लम ये पैदा हुआ कि जहाँ से मिफ्ता इस्माइल साहब ने काम छोड़ा था, वहाँ से आके जनाब इसहाक डार साहब ने बिल्कुल उसको 180 डिग्री पे बदल दिया। अगर वो मशरक़ में जा रहे थे तो इन्होंने उस मुल्क का रुख, जो मीशत का रुख था, वो मगरिब की तरफ कर दिया। और उसके नतीजे में मार्केट के अंदर जो डिस्टॉर्शन आई, और इसहाक डार साहब की खूबी यह है कि इनकी मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में हमेशा मुल्क के अंदर करेंसी की 2 मार्केट्स रहती हैं। एक मार्केट रहती है इंटरबैंक की, जिसको वो कंट्रोल करके और जिस पे वो बात करके लोगों को बताते हैं देखें मैं कितना अच्छा हूँ, और दूसरी है हवाले की मार्केट, यानी काली मार्केट। इस वक्त भी फैसलाबाद और लाहौर में ऐसे ग्रोह मौजूद हैं, ऐसी लोग मौजूद हैं जो इसहाक डार साहब के आने की खुशियां मनाते हुए, आप देख लीजिए कि उन्होंने 2 मार्केट के 2 रेट कर दिए, क्योंकि उन्होंने एक तरफ रेट फिक्स कर दिया था और दूसरी तरफ मार्केट में ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट ऊपर की तरफ चल पड़ा। अब IMF की वजह से, और थैंक्स टू IMF, मतलब मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि IMF का शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान को कि इसहाक डार साहब जो कुछ कर रहे थे उसकी बुनियाद पे, उसकी वजह से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे मुसलसल बढ़ते चले जाने थे। और अब जो अगर रेट 1 हो जाता है, यानी कर्ब, यानी जो आम डॉलर जो एक्सचेंज कंपनीज है वहां पे और बैंक में, अगर रेट 1 हो जाता है तो पाकिस्तान में डॉलर का इन्फ्लो भी बढ़ जाएगा, और डॉलर की वैल्यू को जो पर लग गए हैं वो भी थोड़े से रुक जाएंगे। मुआहदे में ताखीर क्यों हो रही है? देखिए, IMF से मुआहदे में ताखीर इसलिए हो रही है कि पहले हमेशा से जब भी पाकिस्तान के साथ मुआहदा होता था, एक तवील अरसे तक सऊदी अरब की तरफ से एक नोट जाता था। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़जाना थे वो IMF के जो सरबराहों को या मुतल्लिका लोगों को फ़ोन करके एक ख़ास गारंटी देते थे, और फिर वो तहरीरी तौर पे भी भिजवा देते थे। अच्छा। कि हम पाकिस्तान को बैलेंस शीट के लिए, पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है
उसको सुधारने के लिए इतना काम करेंगे। ठीक। और इसी तरह दुबई का जो रूलर ख़ानदान है, रूलर है, जो इसी तरह अबू धाबी के जो रूलर्स हैं, उनकी तरफ से भी हमें इस तरह की इमदाद मैसर आती रही है। लेकिन इस दफ़ा उन सब ने भी ये शर्त रख दी और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना ने तो बाकायदा तौर पर एक सेमिनार के अंदर ये ऐलान कर दिया कि वो मुल्क जिन्हें सऊदी अरब मदद देता है वो पहले बगैर किसी शर्त के विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच्ड वो मदद मिलती थी। यानी पाकिस्तान के साहिबान इख्तदार कासाए गदाई लेके वहां पहुंचे तो वहां पे उन्होंने कहा अच्छा जी $1-2 अरब ये ले डाल देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब को भी बहुत कुछ समझ आ गया है। उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान साहब, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे हम आपके जज्बात की बड़ी कदर करते हैं, लेकिन अब आप अपना घर भी, अपना हाउस भी इन ऑर्डर कर लें। यही पैगाम हमें चाइना से भी मिला है, यही पैगाम हमें मुत्तहिदा अरब अमारात मुझे से ब्रेक भी पे मिला है। जाना, लेकिन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद IMF से ये डील जानबूझकर सबोटाज की जा सकती है। मुआशी एमरजेंसी के हवाले से भी काफ़ी अरसे से हम बातें सुन रहे हैं, तो ये खदशा तहरीक इंसाफ की क़यादत बहरहाल जाहिर कर रही है। देखिए, IMF का मसला जो है ना, IMF जब हो भी जाए या ना भी हो तो हालात में कोई जौहरी फ़र्क नहीं है। यानी ना होने की सूरत में डिफ़ॉल्ट है और होने की सूरत में जो कुछ आप देख रहे हैं ये महज अभी उसका खुलासा है, अभी बाकी किताब पड़ी हुई है। तो अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो इस पागलपने की हद तक जाएगी कि वो IMF के साथ ये डील तबाह कर ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर किसी भी हुकूमत ने अगर खुदा न खास्ता ऐसा किया तो उस हुकूमत की हैसियत तारीख में वो होगी जो रूस की तारीख में मिखाइल गोर्बाचोव की थी। अच्छा। कि वो मुत्तहिदा सोवियत यूनियन के आखिरी सदर थे और वो जिंदगी भर अपना इल्जाम ढोते रहे, लेकिन उनके दामन पे, उनके माथे पे लगा हुआ ये दाग नहीं धुला। तो क्या कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करना चाहेगी कि हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते बंद कर दे? और वो भी जब इलेक्शन का टाइम, और वो भी जब इलेक्शन का टाइम हो। तो उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान में तनहा यही पार्टी नहीं है, तनहा यही लोग नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, दूसरे लोग भी हैं जिनसे ये तवक्को रखनी चाहिए कि अगर वो देखें कि बाकायदा सबोटाज करने की कोशिश हो रही है तो फिर वो इस हुकूमत का साथ छोड़ रास्ता रोके। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िम, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन अब क्या कर रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज दूसरे रोज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इलेक्शन कमीशन हुक्काम का इजलास हुआ, जिसमें अदालती फैसले पर DG लॉ ने ब्रीफिंग दी। इजलास में अदालत में अदालती हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से जायजा लेते हुए ये फैसला किया गया कि सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत की जाएगी। दोनों सूबों में इंतखाबात करवाने पर 30 अरब रुपए खर्च होंगे। कमीशन को इस हवाले से 5 अरब रुपए मिल चुके हैं। फंड्स की फराहमी के लिए वजारत खजाना को दोबारा खत लिखने का फैसला किया गया है। इजलास में दोनों सूबों में इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन रखने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि यह भी तय पाया है कि इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में आज सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दाखिला की आमद भी शेड्यूल थी। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर को कमीशन हुकाम ने बताया कि दोनों सूबों में FC और रेंजर्स की जरूरत है, जिसके लिए कमीशन से कहा गया है कि वो तहरीरी तौर पर इसकी दरखास्त करें। इसके साथ साथ ये भी खबरें हैं कि बाज़ हल्के रमज़ानुल मुबारक के बायस ईद उल फितर के बाद इलेक्शन करवाने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि बरादर मुल्क तुर्किया में इंतखाबात के हवाले से ये अहम खबर है कि तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बावजूद वहाँ की क़यादत ने इंतखाबी अमल को इल्तवा में नहीं डाला, बल्कि वो मुकर्रर तारीख पर ही इंतखाबात करवा रही है। पाकिस्तान की तरफ वापस आएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के हवाले से तैयारियों में तेजी आ गई है। दोनों सूबों में अहम कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया है। इमरान खान की सदारत में आज पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की गई। डोर टू डोर कैंपेन के लिए ज़िला सुदूर को लाहौर तलब करने का फैसला किया गया है, जबकि 2 लाख रजाकारों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। इमरान खान हफ्ते को इंतखाबी जलसों के शेड्यूल का ऐलान करेंगे और ये भी फैसला किया गया है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से खान साहब वीडियो लिंक के जरिए इन जलसों से खिताब करेंगे। ये सब और इमरान खान के खिलाफ बढ़ते मुकदमात, कारकुनों की गिरफ्तारियां, MNAs के इस्तीफे, ऑपोजिशन और चेयरमैन नैब के मामलात और मरदूमशुमारी, इन सब पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में आज होने वाली मुलाकातों के हवाले से, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से तारिक हबीब साहब, जो कि हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल सुनो न्यूज़ हैं। तारिक हबीब साहब, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मोड में आ गया है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद?
जी उस्मा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इलेक्शन मोड में आ गया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली है इलेक्शन करवाने के लिए, और वो किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वाज़े अहकामात के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि वो इलेक्शन डिले कर रहा है। वो इलेक्शन कमीशन ने कल जो है वो तलब किया था सेक्रेटरी दाखिला को और सेक्रेटरी ख़जाना को। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ मीर साहब आज आए थे, उन्होंने यूसुफ नसीम साहब ने आके इलेक्शन कमीशन से उनकी तमाम जो मुतालबात थे वो सुने, जो इलेक्शन कमीशन डिमांड कर रहा था वो डिमांड सुनी, और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि हर मुकम्मल तरीके का ताउन जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन के साथ करेगी, और ये कहा गया है कि आप तहरीरी तौर पर जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को अपने तमाम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता दें। लेकिन सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो आज नहीं आए थे, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कल तलब किया है, वो कल आएंगे। अगर वो कल नहीं आते तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, ज़राए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन रह के पूरी कुव्वत से आर्टिकल 220 का इतलाक़ किया जाएगा। यानी ये इतनी तेज़ी दिखाई जा रही है और इतने पुरजोश इलेक्शन कमीशन इस दफ़ा नज़र आ रहा है, ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे चार्ज कर दिया है इदारों को। लेकिन तारिक साहब, माजी अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन का तो वो इतना रोशन नहीं है। वो हमें बताता है कि इलेक्शन कमीशन कभी खामखा की मुशावरत में पड़ जाता है, कभी खामखा की मजालिस से मुशावरत बर्पा करने लगता है, कभी इधर की बताता है, कभी उधर की बताता है, कभी ख्यालात का इजहार करता है, कभी ख्यालात सिर्फ सुनने लगता है। यानी ताखीर और तावीक, हीला और बहाना, ये इलेक्शन कमीशन की मजमूई तौर पर स्ट्रेटजी का हिस्सा रही है। और ऐसा लगता रहा है, एक पार्टी तो बाकायदा कहती रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन करवाने नहीं चाहता, और मैं भी ये बड़ी हद तक समझता हूं कि उसने इलेक्शन कमीशन का अब तक का तर्ज अमल यही रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि अचानक ये बदल गया है, काया कलप हो गई है, माहियत क़ुलूब हो चुकी है इलेक्शन कमीशन के अंदर? देखिए हबीब साहब, इससे पहले जब हम इलेक्शन कमीशन को कवर करते थे, इलेक्शन कमीशन में चीज़ों को देखते थे, तो आपके साथ इसी प्रोग्राम में डिस्कस होता रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ, इलेक्शन कमीशन नहीं लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस तरह का माहौल दिया जाता था कि इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर ऐसा नज़र आता था कि मजबूर हो रहा है कि वो डिले करे चीज़ों को। अब देखें, अब वाज़े तौर पे एक चीज़ कही, अच्छा इसमें हम ये कह सकते हैं कि चूँकि अदालत की तरफ से अहकामात आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब जो भी इदारा अपनी साइड पे गफलत का मुजाहरा करेगा उसे अदालत को जवाब देना होगा। तो हमें जो आज नज़र आया और जो कल और आज जो 2 दिन में गुजरे हैं उसमें जो नज़र आया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की हद तक इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को किसी भी तरीके से अपने दायरे में महसूस करने के लिए तैयार नहीं है, अपने दायरे में किसी किस्म की कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इलेक्शन जो है हम शेड्यूल देने जा रहे हैं। तारिक साहब, ये भी बताइएगा कि सदर मुमलिकत और गवर्नर केपी से मुशावरत के हवाले से भी आज के इजलास में बात की गई, कब मुशावरत की जाएगी? ये हमारे पास जो इतलात हैं, जो राय बताते हैं वो ये है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों को लिख देगा ताकि वो अपनी तरफ से जो उसकी रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफ़िल कर दे। अब देखें, जो सेक्रेटरी ख़जाना थे वो आज नहीं आए। फिर ये कि इलेक्शन कमीशन 30 अरब रुपए जो है इलेक्शन कमीशन ने एक तखमीना लगाया है, लेकिन हमारी वजारत ख़जाना वो ये कहती है कि जी हम आपको इजाफ़ी रकम देने से उसने लास्ट टाइम भी माजरत कर ली थी, और अभी आइंदा क्या जवाब आएगा ये भी हम जो है वो आइंदा चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन इलेक्शन अभी मैं जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के किरदार को कर रहा हूँ, तो इलेक्शन कमीशन अपनी हद तक हमें एक्टिव नज़र आ रहा है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि भरपूर तरीके से एक्टिव नज़र आ रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे मतलब हमें पता तब चलेगा जब वजारत ख़जाना जवाब देगा, जब इंटीरियर मिनिस्ट्री जवाब देगी। अगर वजारत ख़जाना चूँकि इसहाक डार साहब के नीचे है, और इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासत है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, अब अगर वो सेक्रेटरी ख़जाना को नहीं भेजते या कोई ना कोई हीले बहाने होता है, तो आपके ख्याल में क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है कि दस्तूर ने और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 ने उसको बाकायदा तौर पे तौहीन अदालत का इख्तियार दे रखा है कि अगर सेक्रेटरी ख़जाना उसके बुलाने पे नहीं आते या उसकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई में
बुला सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि उस हद तक भी सूरत हाल जाएगी? हबीब साहब, आज भी दोपहर को भी आपसे इस हवाले से बात हुई थी, तो उस टाइम मैं पर था, तो हमने जो बातचीत की और हमारे सोर्सेज जो थे उनसे जो बात हुई, तो एग्जैक्ट मैंने यही सवाल किया था कि अगर ऐसा होता है या अगर जो विफाक है उसकी तरफ से कोई डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो हमारे सोर्सेज का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर चुका है कि वो हर आईनी और कानूनी तरीका इस्तेमाल करेगा इस हवाले से। तो ये जो 220 का इतलाक और जो दीगर मामलात हैं, ये भी इसी हवाले से जो है वो मतलब ये अब सामने आने लग गई हैं ये बातें कि इलेक्शन अच्छा तारिक साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे शॉर्टली ये जानना चाहती हूँ कि डिजिटल मर्दमशुमारी भी तो शुरू हो चुकी है, उसका फिर क्या किया जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन कराने जा रहा है? तो देखें, ये जो डिजिटल मर्दमशुमारी है वो उसकी जो डेट्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं, वो अपनी तारीख पर मुकम्मल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इसके जो ब्रीफिंग ली थी अपने लॉ विंग से, उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उसकी रोशनी में दोनों KPK और पंजाब के इंतखाबात को लेके आगे बढ़ेगा। जब मर्दमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी तो इस हवाले से फिर फैसला आगे किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हबीब साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। हबीब साहब इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन हुकाम ने अब अपना काम शुरू कर दिया है, इस पर मुशावरतें भी शुरू कर दी हैं उन्होंने। हबीब साहब, गो कि आप अच्छा गुमान नहीं रखते इलेक्शन कमीशन से। बहरहाल तारिक हबीब साहब ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मोड में आ चुका है, तैयारियां भी शुरू कर दी है। रुकावटें नहीं आएंगी कोई? क्या चुप करके सब कुछ होने देंगे? मारे बांधे अगर इलेक्शन कमीशन इस रास्ते पे चल ही पड़ा है तो बिस्मिल्लाह, हम इसको खुशामदीद ही कह सकते हैं। हाँ, रुकावटें आनी। अच्छा। मेरी खबर ये है कि आजकल इस्लामाबाद में जो हुकूमती माहिरीन कानून है वो दस्तूर की किताब खोल के उसका बाब नंबर 10 यानी उसका 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा। उस 10वें चैप्टर में अब आप पूछें क्या वॉल्यूम 10 तो सुना था, ये 10वां चैप्टर, दस्तूर का 10वां चैप्टर। अच्छा। उसमें है इमरजेंसी लगाने के तरीके। अच्छा। उसके जो 6 आर्टिकल हैं 232 से लेकर 238 तक, उसमें इमरजेंसी के मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं। उसमें एक इक्तसादी इमरजेंसी भी है और उसमें एक अमूमी इमरजेंसी भी है, लेकिन दोनों का रास्ता पार्लियामेंट से होके गुजरता है। अच्छा। तो लिहाजा एक ये प्लान किया जा रहा है कि अगर इलेक्शन बिल्कुल नागुजीर हो जाए तो फिर हम इस रास्ते पर चलें और इक्तसादी इमरजेंसी लगा दें, और इक्तसादी इमरजेंसी लगाकर चूंकि वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो तनख्वाहें भी कम कर सके किसी और बैक जुम्बिश कलम जो है वो अखराजात को काट सके, तो लिहाजा उस रास्ते पे चलते हुए इलेक्शन कमीशन के जो फंड्स हैं उसे रोक लिया जाए। और इस रास्ते पर चलने में मुसीबत यह है कि अभी तक सिर्फ PMLN ने इसके बारे में सोचा है, और PMLN के जो क्लोज है सर्कल्स, उन्होंने इस बात पे सोचा है। बाकियों को अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली इस मामले पे अपना पल्ला पकड़ाने के लिए तैयार नहीं है। उसके इमरजेंसी लगाने के लिए जरूरी है, इमरजेंसी लगाने के लिए जरूरी है कि आप पार्लियामेंट के थ्रू उसको अगर आप लगा भी दें तो उसको अगेन सेनेट और और ये मुश्किल होगा, ये मुश्किल होगा। अच्छा, अभी सब आर्टिकल 254 का नफाज कैसे होगा? क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस के जो दिन है 47 डेज तो आज गुजर गए हैं 90 डेज में से, तो इंतखाबात तो यकीनन पोलिंग डे तो आगे करना ही पड़ेगा इलेक्शन। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। फर्ज कीजिए कि मैंने आपसे 100 रुपया उधार लिया 90 दिन के लिए। अब उसूली तौर पे 90वें दिन मुझे आपको पैसे वापस करने चाहिए, लेकिन कोई मजबूरी ऐसी होती है, मैं आपको कहता हूं कि 95 रुपए तो आप रख लीजिए या ये 90 रुपए तो रख लीजिए 90 दिन के अंदर अंदर। 92वें दिन जब गुजर जाएंगे तो मैं आपको बाकी के 5 रुपए भी दे दूंगा। तो ऐसी सूरत में आप मुझे रियायत भी दे सकती हैं। और दुनिया में जो प्रिंसिपल ऑफ लॉज हैं वो भी एक्चुअली ये एस्टेब्लिश करते हैं कि अगर मोततबा हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा किसी गिवन टाइम में हो चुका हो तो कानून भी उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देता है कि आप इसको मुकम्मल कर ले, उस मुद्दत को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कभी कभार बिजली का बिल अगर लेट हो जाए तो बिजली के बिल के जो मुतलका महकमा उसके पास ये इख्तियार है कि वो जो सरचार्ज है उसको कम कर सकता है। जैसे बैंक जो है वो अपने सूद को कहीं काट सकता है, ऑफ कर सकता है। तो लिहाजा बिल्कुल ये
कानून के उन्हीं प्रिंसिपल्स के मुताबिक हमारा 254 है कि अगर हम ये बाकी के दिनों में जो बाकी हमारे पास 53 दिन बने, तकरीबन 53 दिन भी नहीं बने, 43 दिन बने, 43 डेज, बिल्कुल जी, इन डेज के अंदर अगर हम अपना मुतदबा काम कर लें, हम इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दें, लोगों के कागजात नामजदगी जमा कर लें जो भी और election फिर उनकी process है वो स्क्रूटनी कर कर लें, लें, हाँ। तो फिर सिर्फ होगा पोलिंग डे जो है वो 90 दिन से आगे बाहर चले चली जाएगा। और जाएगी। इसके लिए आर्टिकल तो इसके लिए 254 आर्टिकल 254 मौजूद है। इसको ठीक है। बगैर कुछ कहे अदालत में जाए बगैर इसको validate अच्छा हबीब कर साहब, तहरीक इंसाफ ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। खान साहब हफ्ते को इंतखाबी जो मुहिम है उसका ऐलान भी कर देंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब की वजारत आला के मामले पर बड़ी खामोशी है, वजह क्या है इसकी? देखिए, इसकी वजह हमेशा यही होती है कि हिकमत अमली। उसकी वजह यह है कि अब पंजाब की 200 से पौने 300 तकरीबन नशिस्तें, अब इन नशिस्तों में से कोई एक पीटीआई का बंदा जीतेगा तो वही वजीर आला बनेगा ना। अब जाहिर है ये तो आइडियल सूरत हाल तो नहीं हो सकती कि सारी कोई जीत जाए। तो वजीर आला का जो ऐलान है वो इसलिए नहीं किया जाता कि अगर वो शख्स खुदा न खास्ता हार जाए तो फिर उसके बाद क्या बनेगा, और अगर उस शख्स का ऐलान करने से पार्टी के जो दीगर लोग हैं, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी सियासतें भी तो होती है ना, उन्हीं में से कोई शख्स जो है उस शख्स को हराने के लिए तुल जाए तो फिर क्या होगा। तो लिहाजा ऐसी सूरत में इसलिए वज़ीर आला का जो बढ़ती जा रही कैंडिडेट है उसको हमेशा छुपा के रखा जाता है। ठीक। तो अगरचे, और फिर आपको एक बताऊं कि आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब में और केपी में, तो जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे होंगे इसमें, तो आपको वज़ीर आला का उम्मीदवार उसमें अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, अगर ये सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। और ये भी देखना है कि ये कैसा इलेक्शन होगा। अगर इतने बड़े बड़े लोगों का आपस में मुकाबला हो रहा होगा, पार्टी के अंदर भी काफी मुकाबलेबाजी हम देखते हैं। हाँ, लेकिन उस सूरत में मुझे नहीं लगता कि अगर फवाद चौधरी, अगर मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी फिर कोई सूबाई वजारत तो कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी भी सूबाई वजारत कबूल करने के लिए तैयार देखते हैं आगे क्या होता है। बात होते हैं तो फिर क्या मामलात सामने आते हैं, इस पर तो आने वाला वक्त भी बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।